हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। आई नो आपको बहुत टाइम से इस चैप्टर का इंतज़ार था। मैंने थोड़े टाइम से वीडियोस मैंने नहीं बनाए थे। मुझे बहुत सारे कमेंट भी मिले कि बाकी चैप्टर्स कब कंप्लीट होंगे, तो सॉरी फॉर द डिले। मैं लिटरली कुछ दिनों से जो है बहुत बिजी चल रही थी। अब मैं आपके लिए टाइम निकाल कर जो है बाकी चैप्टर्स जो है उनके वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। तो शुरुआत करते हैं। एक सपोर्ट छोटा सा, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस बेल आइकन को हिट भी कीजिए ताकि मेरा कोई भी न्यू वीडियो जो है उसकी अपडेट आपको मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने जो है जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में, उसमें हमने 2 पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे। अभी ये जो नया पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है, इसे हम कहते हैं न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। इसके बारे में जो है हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक बार जो है इसका इंडेक्स दिखा देती हूँ ताकि आपको जो है क्लैरिटी मिल जाए कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है और इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंटायर वीडियोस जो है वो अपलोडेड है इसके, आप देख सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं आपको, आईआर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस की भी पूरे वीडियोस अपलोडेड है। आपका एईसी जो है, आपका एईसी यानी इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज़, अगर आपका एईसी है या फिर आपका हिंदी जो है एईसी है, हिंदी भी आपका एईसी है, उसकी कंप्लीट वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, अगर आपका जीई जो है हिस्ट्री है, तो जीई के वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मेरे मेंबर बनना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप टैब पे जाकर जो है ऑफर्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स जो है वो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है, उसके वीडियोस भी मैं बना चुकी हूँ। वैक वैक में जो है मैं 2 वैक कवर कर चुकी हूँ। एक है आपका साइंस एंड सोसाइटी वाला वैक, और एक जो है मैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैक कवर कर चुकी हूँ। दूसरी बात आती है कि ये तो हो गया आपका, क्योंकि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर जो है एनरोल है, मैं ऐसा सपोज कर रही हूँ। तो सैक एंड वैक जो है और एईसी मैंने आपका सब कवर कर दिया है, ठीक है। आपको सिर्फ चैनल पे चेक करना है। और इसके अलावा आपको सारे अपडेट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सैक वैक एईसी ज़रूर चेक करिए, वीडियोज़ जो है सब अपलोडेड है ऑन माई यूट्यूब चैनल, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियोस भी आ चुकी हैं, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं इस नए चैप्टर की। तो पहले तो हमने देखा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, उसके बारे में हमने समझा। उसके बाद हमने अप्रोचेस पढ़ी थी, किस तरीके से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हम समझ सकते हैं। उस अप्रोचेस में ही एक अप्रोच जो है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है, और वो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच हमारी रह गई थी, जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एज द नेम सजेस्ट, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म 2 शब्दों को मिलकर बना है। एक है न्यू और एक है इंस्टीट्यूशनलिज्म। न्यू तो आप समझते हैं, नया। इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए, जब कोई भी वर्ड के आगे हम देखते हैं आईएसएम लग जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं ना, प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं, तो वैसे आईएसएम जो होता है वो आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने लिबरलिज्म पढ़ा है, मार्क्सिज्म पढ़ा है, फेमिनिज्म पढ़ा है, ये सब आइडियोलॉजीज है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है वो भी एक आइडियोलॉजी है। तो इससे ये आइडियोलॉजी क्या बताती है, ये हम डिटेल में समझने वाले हैं। जब हम इंस्टीट्यूशनलिज्म को समझ लेंगे तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है वो भी हम समझ पाएंगे। दोनों बहुत डिफरेंट है। दोनों का जो इमर्जेंस हुआ, उसका टाइम पीरियड भी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है, इसको समझने से पहले हम इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में समझेंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंदर डिफरेंट तरीके के इंस्टीट्यूशनलिज्म आते हैं, जैसे हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म, सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। हर एक इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और आपको इस चैप्टर में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर पूरा इस पे ही डेडिकेटेड है। हर एक इंस्टीट्यूशनलिज्म का जो है क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो वहाँ पर हम इस चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक तरीके से जो है इसका पूरा जो है रिकैप देकर आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूँगी कि इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है। आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर का मकसद ये है। नेक्स्ट चैप्टर पूरा इस पे ही डेडिकेटेड है, नेक्स्ट वीडियो जो है इस पे डेडिकेटेड रहेगा, वो आपको क्लियरिटी जो है देगा और पूरा डिटेल आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंस्टीट्यूशनलिज्म और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में क्या फ़र्क है।
तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है, एक बुक का नाम बताया जा रहा है स्ट्रक्चरिंग पॉलिटिक्स के अंदर, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म इन कंपैरेटिव एनालिसिस। तो वहाँ पर कैथलीन थेलन और स्विन स्टेनमो बताते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है, मतलब आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस को कभी भी आप देखेंगे, आप उसमें हमेशा इंस्टीट्यूशंस ही पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है विदाउट इंस्टीट्यूशंस। अगर आप गवर्नमेंट नहीं है, लेजिस्लेचर नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, तो आप क्या पॉलिटिकल साइंस को एज अ डिसिप्लिन स्टैब्लिश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अभी आप देखेंगे कि सिंस 16th सेंचुरी जो स्कॉलर्स आए, जैसे हॉब्स, लॉक, ठीक है, रूजो, तो ये सब जितने भी स्कॉलर्स थे, इन्होंने क्या कोशिश की? इन्होंने जो है एक तरीके से स्टेट को बनाने की कोशिश की, और स्टेट की अथॉरिटी की वजह से ही जो है पॉलिटिकल साइंस का इमर्जेंस होता है। वैसे तो कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ज़्यादा ओल्ड सब्जेक्ट है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में इसका जो इमर्जेंस हुआ है, ये मॉडर्न तरीके से हुआ है, जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है। पहले भी पॉलिटिकल सिस्टम चला आता था, लेकिन ट्रेडिशनल अथॉरिटी हुआ करती थी, अब मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है। खैर वो बात अलग है, मतलब कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस में इंस्टीट्यूशन ही इंस्टीट्यूशन है। ये गलत नहीं होगा अगर आप ये कह दें कि पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है? तो ये गलत नहीं होगा, जैसे कि इन्होंने जो है कहा अपनी बुक में। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब इतना सब कुछ इंस्टीट्यूशंस ही है, तो ये न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है क्या? तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम कहें कि इंस्टीट्यूशंस आर हार्ट एंड सोल ऑफ पॉलिटिक्स, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया कि इंस्टीट्यूशंस की जान, मतलब पॉलिटिक्स की जान ही इंस्टीट्यूशंस में है, ठीक है? अगर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है तो कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। अब बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या होता है, ठीक है? तो एक बहुत ही प्यारी सी अप्रोच है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनलिज्म, और ये इमर्ज किस तरीके से हुई ये भी हम समझेंगे। लेकिन इंस्टीट्यूशनलिज्म को समझने से पहले अगेन हमें दो इसका वर्ड समझना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रेक डाउन करके, आप कोई भी चीज़ को ब्रेक डाउन करके समझना। तो इंस्टीट्यूशनलिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है इंस्टीट्यूशन और एक आईएसएम जो मैंने आपको बताया ऐड किया गया है। तो अब इंस्टीट्यूशन क्या होता है उसे हम समझते हैं। आप जब इंस्टीट्यूशन सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता होगा? स्कूल, कॉलेज, ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन आता है, या कुछ भी आपके दिमाग में आ सकता है। लेकिन इंस्टीट्यूशन एक्चुअली में होता क्या है? अगर आप सोशोलॉजिकल सेंस में देखें, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप सोशोलॉजिकल सेंस में देखें, अगर आपने सोशोलॉजी पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि एक फैमिली, मैरिज, रिलीजन, ये सारी चीज़ों को जो है इंस्टीट्यूशंस के रूप में बताया जाता है। तो ये सब चीज़ों को डिफाइन किया कैसा जाता है? फैमिली इज़ एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, इस तरीके से उसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है, सोशोलॉजी में। अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की। तो अब पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ पॉलिटिकल होते हैं, कुछ नॉन पॉलिटिकल होते हैं। एनजीओ भी अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, वो नॉन पॉलिटिकल है। और बात करें लेजिस्लेचर, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, वो क्या है? पॉलिटिकल है। तो इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, नॉन पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस जो है, अगर हम समझने की कोशिश करें उसकी डेफिनेशन क्या है, तो बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन की दी है। तो अगर हम एक एक डेफिनेशन को समझेंगे, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अभी जो है रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है। रिसेंट ट्रेंड जो है, जैसे कि फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने क्या कहा था, पर्सनल इज पॉलिटिकल कहा था। पर्सनल इज पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है? मतलब अभी जो चीज़ें हमारी पर्सनल लाइफ में हो रही है, ये सब चीज़ें भी पॉलिटिकल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी। जैसे कि आप अपनी फैमिली में, आपका कुछ पॉलिटिकल ओपिनियन है, आप अपनी फैमिली में बात करते हैं, सिमुलेट करते हैं, अक्सर ऐसे होता है कि एक पर्टिकुलर फैमिली जो है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है। बहुत कम ऐसा होता है कि पेरेंट्स कुछ और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे कुछ और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो एक नर्चरिंग ग्राउंड होता है। फैमिली इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ये हमें देखने को मिलता है 1970s 1980s ऑनवर्ड्स, ठीक है। पहले हम सोचते थे कि फैमिली इज नॉट अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, लेकिन अब हमें लगता है कि नहीं। अब ऐसा हमें क्यों लगता है? बिकॉज हम देखते हैं कि जब फैमिली स्कॉलर ने एक स्लोगन दिया था, फेमस स्लोगन, पर्सनल इज पॉलिटिकल। मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब मैं आपको फेमिनिज्म समझा रही थी, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। बट यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल है क्या। इसमें बताया जाता है कि आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हो रही है, आपके डोमेस्टिक स्पेयर में एक पर्सन की शादी हो रही है, ठीक है, एक पर्सन का डाइवोर्स हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है ये पर्सनल नहीं है, ये पॉलिटिकल है। क्यों? बिकॉज द रीज़न इज़, आज आप देखेंगे कि आज आज के टाइम पे आप देखेंगे कि मैरिज आपकी होती है,
आपका ट्रेडिशनल वे होता है, हर रिलीजन अपने अपने तरीके से मैरिज का जो प्रोसेस होता है। उसके अलावा गवर्नमेंट कहती है कि आप मैरिज को रजिस्टर करिए, आप मैरिज सर्टिफिकेट बनाइए। अगर आपका डाइवोर्स हो रहा है तो डाइवोर्स आप नहीं ले सकते, आपको कोर्ट में जाना है। तो ये एक प्रोसेस, मतलब गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं इसको इंटरकनेक्ट कर रही है विद दी गवर्नमेंट। क्यों ऐसा कर रही है, इसमें ऐसा क्या फ़ायदा है? सेकेंडली हम देखेंगे कि जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हो रहा है, ऐसा कहते हैं ना घर की बात घर में ही रहेगी, ठीक है, वो अब रूल नहीं रहा। मतलब अगर विमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, अभी बहुत सारे लॉस निकल रहे हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप, ऐसे बहुत सारे नए नए इश्यूज निकल कर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अब आपके पर्सनल लाइफ में है, ये पर्सनल लाइफ नहीं रही, ये आपकी पॉलिटिकल लाइफ से जुड़ गया है बहुत हद तक। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल से हमारा मतलब क्या है। तो देखिए, पॉलिटिकल से हमारा मतलब, वैसे तो आपने पॉलिटिक्स की डेफिनेशन जो है पढ़ी होगी, आई होप सेमेस्टर 1 में। बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन देते हैं अलग अलग स्कॉलर्स। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं अभी आपको पॉलिटिक्स नहीं पढ़ा रही हूँ। बट कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स से आपके दिमाग में क्या आता है, कि पॉलिटिक्स जो है उसका सेंटर क्या है, पावर है, ऐसा आपके दिमाग में आता होगा। बट इट इज़ नॉट ट्रू। देखिए, जैसे कि हैना अरेंट बताती है ना, ठीक है, पॉलिटिक्स को जो है पावर के टर्म्स में भी डिफाइन किया जा सकता है और पॉलिटिक्स को पॉजिटिव टर्म्स में भी डिफाइन किया जा सकता है। तो जब हम बात करते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, तब जब हम बात करते हैं पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हमें जो है मतलब हमें जो है क्या कहते हैं पर्सनल लाइफ में पावर चाहिए, मतलब विमेन को पावर चाहिए, मैन को पावर चाहिए, डोमेस्टिक स्फेयर में बच्चों को अपना पावर चाहिए, राइट चाहिए, ऐसा नहीं बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एथिक्स के बारे में। ये सारा खेल जो है ना एथिक्स के बारे में है। कैसे कैसे एथिक्स के बारे में है? बात यहाँ पर ये आती है कि एथिकल, सारा का सारा जो है एथिक्स, मतलब क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपके साथ घर में कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आपके साथ जो है कोई भी तरीके की ऐसी चीज़ हो रही है जो गलत है, आप मतलब एक राइट रखती है कि भले ही ये चीज़ जो है, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है जो कि ए पॉलिटिकल है, लेकिन इससे आप जाकर जो है क्या क्लेम कर सकती है? आप क्लेम कर सकती है कि मुझे जो है अपना राइट्स दीजिए। ठीक है, आप कोर्ट के पास जा सकती हैं। तो ये जो है एक तरीके से, आई एम सपोजिंग कि अगर आप विमेन हो तो आप जा सकती है। आई मीन टू से कि इट कुड बी ऑन एनी वन, विमेन हो या मैन हो, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस कैन बी ऑन एनी वन, इट्स नॉट कन्फाइंड टू विमेन ओनली नाउ इट इज। नाउ टॉकिंग अबाउट कि एथिक्स की बात करी जाए, तो यहाँ पर एंटायर जो है पूरा का पूरा जो हमारा जो पूरा पैराडाइम है वो एथिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, पूरा का पूरा जो खेल है वो हम बोलेंगे एथिक्स पे ही बेस्ड है। तो खैर हमें ये तो समझ में आ गया कि जो एक बाउंड्री क्रिएट होती है ना, मैं आपको बताती हूँ, एक बाउंड्री क्रिएट होती है। जैसे समझ लीजिए, अगर आपको बोला गया कि इंस्टीट्यूशन कितने टाइप के होते हैं, तो आप एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो कि चलो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है, एक नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है। बट अब यहाँ पर यह बात आ रही है कि जो इंस्टीट्यूशन की जो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल होने की बात है, ये थोड़ी सी ब्लर हो रही है। एक इंटरफेस आपको दोनों के बीच में देखने को मिलता है, कंटिन्यूम आपको देखने को मिलता है दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि पूरा डिस्टिंक्शन है, कि बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है और ये ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो दोनों भी इंस्टीट्यूशन चाहे पॉलिटिकल हो या ए पॉलिटिकल हो, दोनों भी अपने आप में जो है देखने को मिल रहा है, आपको ओवरलैप कर रहे हैं। आजकल जो है आपको ये सिनेरियो देखने को मिलता है। तो ये हमने क्यों समझा? हमने इसलिए समझा कि एक तो इंस्टीट्यूशन, सारे इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल नहीं होते, कुछ इंस्टीट्यूशन ए पॉलिटिकल भी होते हैं, ये समझने के लिए समझा। दूसरा हमने ये समझा इससे कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो पॉलिटिकल भी होते हैं, ए पॉलिटिकल भी होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में इतनी स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं है। ठीक है, दोनों के बीच में कोई डायकोटॉमी नहीं है, दोनों के बीच में कोई तरीके का ब्लैक एंड वाइट सेपरेशन नहीं है। दोनों भी जो है अपने आप में ओवरलैपिंग एरियाज है। आई होप यहाँ तक के जो है चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और हम समझते हैं कि इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ अलग अलग डेफिनेशंस बताऊंगी जिसके बाद आपको जो है चीज़ें समझ में आएगी। एक डेफिनेशन हमें मिलती है जेम्स मार्च एंड जोहान ऑल्सन, इनको हम पॉपुलरली मार्च एंड ऑल्सन कहते हैं। ठीक है, तो मार्च एंड ऑल्सन द्वारा हमें डेफिनेशन मिलती है, इंस्टीट्यूशन एक रिलेटिवली एंड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड ऑर्गेनाइज प्रैक्टिसेस है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इंडी, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग साथ में आ गए, आप लोग आपके फ्रेंड्स मिलकर जो है एक सोसाइटी फॉर्म कर लिए, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। नहीं, इंस्टीट्यूशन बनने के लिए कोई दीवारें की ज़रूरत नहीं है कि आपने दीवार रख दी, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आपको ज़रूरी है कि एक रूल्स हो, ऑर्गेनाइज प्रैक्टिसेस हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो है आज कुछ किया और ये इंस्टीट्यूशन बन गया।
अगर आप स्कूल खोलते हैं वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आप कॉलेज खोलते हैं वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और उन सब का कोई मोटिव होता है, ठीक है। वो सबका क्या होता है, मोटिव होता है, और सब लोग एक साथ आते हैं जिनका जो है एक जैसा प्रेफरेंसेस है। जैसे कि अगर कोई इंसान स्कूल आ रहा है, कॉलेज आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है, वो पढ़ाई करने के लिए आ रहा है, उनकी प्रेफरेंसेस कैसी है। तो ये भी सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्च एंड ऑल्सन इंस्टीट्यूशन रिलेटिवली एंड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड ऑर्गेनाइज प्रैक्टिसेस एम्बेडेड इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग। मतलब जब ये सारी चीज़ें जो है अपने आप में जो है एम्बेडेड है स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग के अंदर, एंड रिसोर्सेज दैट आर रिलेटिवली इनवेरिएंट इन द फेस ऑफ टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स है वो सब लोग साथ में आकर जो है अपने आप से, मतलब सब लोग साथ में आकर जो है एक तरीके से कुछ मीनिंगफुल एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ मीनिंगफुल जो है ऑब्टेन करना चाहते हैं। जैसे एनजीओ बनता है, उसका क्या एम होता है, कोई भी एम के साथ एनजीओ बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं बनता है कि बस गरीबों का वेलफेयर, किस के लिए वेलफेयर, विमेन के लिए वेलफेयर, चाइल्ड के लिए वेलफेयर, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से काम करता है। तो ये जो है पूरी तरीके से डेफिनेशन जो है मार्जिन ऑल्सन ने बताई है, आप इसको याद कर सकते हैं अगर आपको यह डेफिनेशन याद करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स साथ में आते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स आ सकते हैं साथ में, लेकिन उनकी प्रेफरेंसेस जो होती है वो एक जैसी होती है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल्स से इंस्टीट्यूशन नहीं बनता, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, इंटायर डिबेट उसके बारे में है, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये सब पूरा उस पर डिबेट है। बात ये है कि एक इंडिविजुअल आएगा, जैसे आपका कॉलेज है, आपका कॉलेज समझ लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आप आए, आप 2-3 साल में चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी थोड़ा ना खत्म होने वाली है, 100 साल से चली आ रही है, आगे भी चलेगी, ठीक है। तो एक लंबा टाइम चलेगी। उसका कहने का मतलब ये है कि जो आप जो है आएंगे और चले जाएंगे, लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है वो वैसे ही रहेगा, वो एंड्यूरिंग है, रेजिलियंट है, और इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है। एक और इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन पीटर हॉल एंड टेलर ने दी है, रोजमेरी टेलर ने। उन्होंने कहा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसीजर, रूटीन, नॉर्म्स, ये सब चीज़ें जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में होती है उसे हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो ये डेफिनेशन की आप पढ़ सकते हैं, याद करना है तो याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है किस तरीके से जो है एक अप्रोच थी, और उसके बाद फिर इंस्टीट्यूशनलिज्म को हटा दिया गया रास्ते से, मतलब उसको बोला चलो आप साइड हो जाओ। कैसे, वो हम समझेंगे। पहले क्या होता था, जब इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस हुआ तो इंटायर चीज़ें जो है वो इंस्टीट्यूशनलिज्म के अराउंड इवॉल्व करती थी। जैसे कि समझ लीजिए कि जैसे कि जुगनू नहीं होता है, उसमें से जैसे लाइट निकलती है, तो वैसे ही समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जो मतलब जो क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशंस है, पॉलिटिकल साइंस का इमरजेंसी इंस्टीट्यूशन से होता था, ठीक है। उसका कोई अपना एक्जिस्टेंस नहीं हुआ करता था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, 1950s ऑनवर्ड्स आपको देखने को मिलता है कि एम्पिरिसिज्म का ग्रोथ हुआ, साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस आने लग गए, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि लोग जो है साइंटिफिक इंक्वायरी करने लग गए, बिहेवियरलिज्म का ग्रोथ होता है। हर चीज़ को जो है टेस्ट किया जा रहा था, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक वैल्यूज़, ना कि आपकी जो है पर्सनल वैल्यूज़। मतलब जो एथिक्स है वो सब चीज़ों को साइड कर दिया गया था, और किस चीज़ का ग्रोथ हो रहा था, बिहेवियरलिज्म का ग्रोथ हो रहा था। ये आपको देखने को मिलता है। और रैशनल चॉइस अप्रोचेस भी जो है 1960s 70s 70s में आ रही थी। तो इससे जो है क्या हुआ, इंस्टीट्यूशनलिज्म को हटा दिया गया, कहा कि नहीं भाई इंस्टीट्यूशनलिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है, हर इंसान अपने आप में जो है क्या कहते हैं क्या है, अपने आप में जो है रैशनल है, ठीक है, अपने आप में मतलब यूटिलिटी मैक्सिमाइजर है, वो हर इंसान अपने लिए काम कर सकता है। तो इस तरीके का जो है ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। तो लोग मतलब इंडिविजुअल को क्या बताने की कोशिश की गई कि इंडिविजुअल अपने आप में क्या है, सेल्फ सीकिंग इंडिविजुअल है। पहले तो क्या बताया गया था, इंडिविजुअल जो है मतलब इंडिविजुअल को कैसे बताया जा रहा था, एटम के रूप में बताया जा रहा था। अब देखिए एटम जो है फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है ना, मतलब एक स्टेबल एटम रहेगा तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इंडिविजुअल को एटोमिस्टिक इंडिविजुअल्स बताया जा रहा था, ठीक है। उनको ये नहीं बताया जा रहा था कि दे आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। उनको ये बताया जा रहा था कि वो अपने आप में इनफ है, और अपने खुद के बेनिफिट के लिए वो लोग काम कर सकते हैं। इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, इस टाइम पर जो है ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। एक टाइम ऐसा आता है जब ये चीज़ें फेल हो जाती हैं। आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, सेकंड वर्ल्ड वार होता है, इंस्टीट्यूशंस की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लग जाती है। आपको मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में बताया था कि किस तरीके से लीग ऑफ नेशन इमर्ज होकर आता है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आपको यूनाइटेड नेशंस इमर्ज होकर आता है। तो ये सारे जो नेशंस का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो इमर्जेंस होने लग गया, तब ये समझ में आया कि नहीं भाई इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत तो है, ठीक है। लेकिन पुराने काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, नए तरीके के इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है।
क्यों ज़रूरत है भाई, क्या ज़रूरत है? मैंने आपको अभी बताया कि एक इंडिविजुअल को इंस्टीट्यूशन की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इंडिविजुअल अपने आप में नार्सिसिस्टिक होता है और वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, हर इंसान खुद का फ़ायदा देखेगा तो वो अपने आप में स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें जो है क्या ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, अपने आप में इक्विलिब्रियम भी सेट करते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं किसके बीच में, जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सब के बीच में कॉन्ट्रैक्ट वो लोग जो है बनाते हैं। तो जब ये आइडिया फिर से इमर्ज होकर आता है, स्पेशली अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलता है विद द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि नई नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनने लग गई, यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद से आप देखेंगे कि 1990s ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कितनी सारी जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन देख लीजिए, बहुत सारे जो है अलग अलग जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो है फॉर्मेशन होता है। तब ये समझ में आता है कि इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है और नए तरीके के इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। तो अब ये नए तरीके के इंस्टीट्यूशंस क्या है ये भी हम समझते हैं। ये नए तरीके का इंस्टीट्यूशन जो है इसने अपने आप में नई नई चीज़ों को जो है अडॉप्ट कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहेवियरलिज्म का ग्रोथ हो रहा था, रैशनल चॉइसेस का जो है ग्रोथ हो रहा था। तो जो ओल्ड रिडंडेंट जो इंस्टीट्यूशन था उसको जो है हटा दिया गया था, अब नए तरीके के इंस्टीट्यूशन की बात हो रही थी। अब बात हो रही थी कि इंस्टीट्यूशंस को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, इंस्टीट्यूशंस को रैशनल कैसे बनाया जाए, इंस्टीट्यूशंस को साइंटिफिक तरीके से किस तरीके से फॉर्म किया जाए। ये सारी चीज़ों को जो है समझ में आज समझाया जा रहा था, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। आगे चल के अगर हम समझेंगे मैं आपको बताऊंगी। तो पीटर हॉल एंड रोजमेरी टेलर जो है वो दोनों क्या बताते हैं, तीन तरीके के इंस्टीट्यूशन न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है वो बताते हैं। एक है हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, एक है रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म और एक है सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। ये तीनों के बारे में मैंने आपको बताया, डिटेल में हम पढ़ेंगे, सारे अप्रोचेस समझेंगे। ये तीनों भी क्या है, इंस्टीट्यूशनलिज्म के टाइप है और ये तीनों भी अप्रोचेस हैं टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। ये सारी चीज़ें जो है हम समझने वाले हैं। ये तीनों अप्रोचेस अपने आप में बहुत अलग है, एक दूसरे से बहुत अलग है। भले ही न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म एक टर्म है, लेकिन न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म को स्टडी करने के लिए तीनों अलग अलग अप्रोचेस है और तीनों अपने आप में कहते हैं बहुत डिफरेंट है। और ये तीनों अप्रोचेस आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आई थिंक, ठीक है, क्योंकि ये आज शायद आप पहली बार पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया, आप दो बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में। ठीक है, तीन तरीके के इंस्टीट्यूशनलिज्म है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको एक जो है कंपैरिजन भी बताते जाऊंगी साथ में। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि नेक्स्ट चैप्टर इसके लिए इंटायरली डेडिकेटेड है। ठीक है, तो ये चैप्टर में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रहा तो नेक्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म को जब हम पढ़ते हैं तो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म एज द नेम सजेस्ट, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को एक कंटेक्स्ट में स्टडी किया जाता है कि किस तरीके से ये इवॉल्व हुआ। अगर हम बात करें कि यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें, अगर हम उसकी इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशंस का प्रेडिटेटर कौन था, प्रेडिसेसर कौन था, इट वाज लीग ऑफ नेशंस। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन का इवोल्यूशन जो है हम ओवर अ टाइम पीरियड जब पढ़ते हैं तब हम उसे हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म कहते हैं। बात करते हैं कि जब हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म किस तरीके से फॉर्म होता है। जैसे कि गोल्डस्टिन, जुडिथ गोल्डस्टिन अपने आर्टिकल में बताती है जिसका नाम है आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस एंड अमेरिकन ट्रेड पॉलिसी। वो बताती है कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है प्रोटेक्शनिज्म का ग्रोथ होता है। इंडिया के अंदर अगर आप बात करें, इंडिया के अंदर अगर आप बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, इसके आइडियाज़ भी जो है बहुत टाइम तक के इमर्ज होकर आए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये आइडियाज़ हमने जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अडॉप्ट किए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलरली पूरा का पूरा इवोल्यूशन है, ये किस तरीके से होता है, यही चीज़ को जो है हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है एक्सप्लेन करती है। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म के बहुत सारे प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, इनके नाम आप याद कर सकते हैं, जैसे कि सुजैन बर्गर, थेडा स्कॉकपॉल, डुगलास आशफोर्ड, पीटर हॉल, रोजमेरी टेलर। बहुत सारे नाम हैं, आप पढ़ सकते हैं। और हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म अगर मैं आपको बताऊं तो ये अभी का डिसिप्लिन नहीं है। अगर आप एरिस्टोटले के टाइम से देखें तब से हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है इमर्ज होकर आ रहा है।
और इससे बहुत सारा रिसर्च की गई है, बहुत सारा काम किया गया है। और हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है बेसिकली अगर हम बात करें, शुरुआत करें कि इसका जो ओरिजिन है, इसका इंस्पिरेशन है, ये कहाँ से आया है, तो हम एक्चुअली ट्रेस नहीं कर सकते कि कहाँ से इसका इंस्पिरेशन आया है। बट फिर भी हम ये कह सकते हैं कि चलिए समझ लेते हैं कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो हिस्ट्री से जो है इसका इंस्पिरेशन आया होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये आती है कि हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक तो हम बोल सकते हैं मार्क्सिस्ट ट्रेंड होता है इसके अंदर, और एक होता है नॉन मार्क्सिस्ट ट्रेंड। ये ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है मार्क्सिस्ट एंड नॉन मार्क्सिस्ट। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊँ तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक जो है, अगर आप बात करें, इसको हम ग्रुप थ्योरीज भी कहते हैं, और दूसरी हम कहेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी। ठीक है, दोनों भी इसका पार्ट है, मैं भी आपको समझाऊंगी। तो जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है इसे हम ग्रुप थ्योरीज कहते हैं। बेसिकली ये क्या कहते हैं, इनका क्या मानना है, इनका मानना ये है कि जितनी भी चीज़ें जो है, जितना भी सुपर स्ट्रक्चर जो है, वो सब चीज़ें बेस पर डिपेंड होती है। ठीक है, मैं भी बताती हूँ आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके, पहले मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। मार्क्सिस्ट थ्योरीज जो होती है वो ग्रुप थ्योरीज होती है, और नॉन मार्क्सिस्ट थ्योरीज कौन सी होती है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, ये दो स्ट्रैंड है किसके अंदर, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंदर। तो नॉन मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, आप यहाँ से देख लीजिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं, मार्क्सिस्ट लोग इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो इंटायर सोसाइटी है, इसका एक बेस है और एक सुपर स्ट्रक्चर है। तो इंटायर जो सुपर स्ट्रक्चर है ना, ये सब ऊपर का जो एरिया है, ये सुपर स्ट्रक्चर है। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये बेस पे डिपेंड करेगा। अब ये बेस पे डिपेंड करेगा, चलो ठीक है, डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब ये आता है कि ये जो है, कि कहते हैं जो बेस है, अगर हम बात करते हैं इस बेस की, तो ये बेस कौन डिसाइड करेगा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज डिसाइड करेगी। ये किसका कहना है, मार्क्सिस्ट ग्रुप का कहना है। जितनी भी रिसोर्सेज है उसका डिवीजन किस तरीके से सोसाइटी में है, यही बाकी सारी चीज़ों को डिसाइड करेगी। ये मार्क्सिस्ट ग्रुप का कहना है। और नॉन मार्क्सिस्ट ग्रुप का कहना जो है वो अलग है। वो बताते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच में कि हर एक स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट होता है सोसाइटी के अंदर, चाहे वो एक स्कूल हो, चाहे वो एक एनजीओ हो। अपने आप में सोसाइटी जो है एक तरीके से, पूरी तरीके से एक ऑर्गेनिज्म है। हर एक स्ट्रक्चर का फंक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से जो है दो डिफरेंट इसके अंदर आपको जो है स्ट्रैंड्स देखने को मिलते हैं। अब हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म को समझने के लिए रोजमेरी एंड हॉल, मैंने अभी आपको बताया था कि पीटर हॉल जो है, वो जो है टेलर और टेलर रोजमेरी, ये जो है दो अप्रोचेस के बारे में बताती है इन विद इन द हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। अभी तो हमने न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंदर तीन तरीके के अप्रोचेस के बारे में समझा। एक हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, एक रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म, और एक हमने समझा सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अभी जो है हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंदर दो और अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच का नाम है कैलकुलस अप्रोच, और एक है कल्चरल अप्रोच। तो ये दोनों क्या होती है, ये हम आपको समझा देती हूँ। दोनों के बीच में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। कैलकुलस अप्रोच ये कहती है कि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में जो है एक एटम है, अपने आप में जो है सेल्फ सीकिंग है, अपने आप में कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा जो है, कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं कि अपने आप में इंस्ट्रूमेंटल है। वो खुद के फायदे के लिए जो है रैशनली एक्ट कर सकता है, कैलकुलेटिवली एक्ट कर सकता है। ये जो है कैलकुलस अप्रोच का कहना है। मतलब इसमें इंडिविजुअल जो है वो इम्पोर्टेंट एक्टर है, मेन एक्टर है। ठीक है, ये किसका कहना है, कैलकुलस अप्रोच का। दूसरी अप्रोच है कल्चरल अप्रोच, ये इसके अलग है। वो कहती है कि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल कुछ नहीं है, एक ढांचा है, आप समझ लीजिए। जैसे कि अगर आप बर्फ़ है, ठीक है, अगर आप बर्फ़ के ट्रे में बर्फ़ जमाएंगे, ठीक है, तो बर्फ़ का जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, वो वैसे ही बनेगा ना, जैसे वो सांचे का जो मोल्ड का जो शेप रहेगा वैसे ही जमेगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपने आप में इनफ नहीं होते, बल्कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उस इंस्टीट्यूशन से शेप होते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन से वो इंटरेक्ट होते हैं। मतलब आप स्कूल जाते हैं, आप स्कूल में शेप होता है आपका, आपकी आपकी पर्सनैलिटी। आप कॉलेज जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी वहाँ शेप होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स जो है वो एक तरीके से एक अपने आस पास जो एम्बेडेड स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हैं, इस्टेब्लिश रूटीन को फॉलो करते हैं। और हर एक इंडिविजुअल जो है अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है।
अगेन मैं आपको कहूँगी कि इसके बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर इसमें डेडिकेटेड है। टॉकिंग अबाउट रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म, तो रैशनल चॉइस जैसे कि नेम सजेस्ट करता है कि हर एक इंस्टीट्यूशन अपने आप में जो है रैशनल है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है कौन बनाता है इंस्टीट्यूशन, कोई एनिमल्स नहीं बना रहे, हम इंसान जो है वो इस इंस्टीट्यूशन को फॉर्म कर रहे हैं। जब हम ह्यूमन्स इस इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म कर रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि ह्यूमंस जो है वो क्या है, वो ह्यूमंस जो है रैशनल एक्टर्स हैं, ठीक है। ह्यूमंस क्या है, रैशनल एक्टर्स है। और जब इंडिविजुअल साथ पे आएंगे और एक पर्टिकुलर जो है इंस्टीट्यूशन को फॉर्म करेंगे तो वो इंस्टीट्यूशन कैसा रहेगा, रैशनल रहेगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म है वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। जो रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म है ये जो है आपको देखने को मिलता है इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, ठीक है। इसमें हर चीज़ को कैलकुलेटिवली जो है डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और जो सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म है एज द नेम सजेस्ट वो सोशियोलॉजी डिसिप्लिन से मिलता जुलता है। अगर हम आगे समझेंगे तीनों के बारे में डिफरेंस तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म ये कहता है कि हर चीज़ को आपको रैशनली चीज़ों को देखना है, ठीक है। हर चीज़ को आपको क्या देखना है, रैशनली देखना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो कहीं न कहीं अपने आप को जो है एक इंस्टीट्यूशन के साथ मिलाकर अब बहुत ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है पर्सनल इंटरेस्ट के थ्रू ड्राइवन होती है, मतलब इसमें सबके खुद के पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज़ इसमें देखने को मिलती है। अब हम बात करें कि रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में, तो रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म आज के टाइम पे जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के बीच में भी जो है अप्लाई हो रहा है। इसका क्रिटिसिज्म भी आपको देखने को मिलता है, इसका क्रिटिसिज्म ये आपको देखने को मिलता है कि कहीं न कहीं सिर्फ यहाँ पर फोकस जो है एंटायरली इंडिविजुअल के बारे में किया जा रहा है और इससे जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है प्रॉब्लमेटिक आपको देखने को मिलती है। नाउ टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, अब सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म दोनों के बीच में जो है कहीं ना कहीं निकल कर आता है। मैं आपको बताती हूँ। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म फोकस करता है अबाउट पॉलिटिकल कल्चर, किस तरीके से उसका इमर्जेंस हुआ, कंटिन्यूम पर फोकस करता है, किस तरीके से जो है चीज़ें इमर्ज हुई उस कंटेक्स्ट में फोकस करता है। और रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म कहता है कि इंडिविजुअल सेल्फ सेटिस्फाइंग, सेल्फ मैक्सिमाइजिंग होते हैं। सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म अगर हम बात करें तो दोनों से हटके हैं। सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या करता है, सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म आपको देखने को मिलता है कि फोकस करता है सोसाइटी पे, सोसाइटी पे फोकस करता है। सोसाइटी में जो रैशनैलिटी आ रही है, सोसाइटी में जिस तरीके की चीज़ें हो रही है वो किस तरीके से ह्यूमन को इम्पैक्ट करती है उस पर वो फोकस करता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है ना वो पता है क्या होता है, कल्चर। मतलब एक जगह का कल्चर क्या है, देखिए अभी अगर आप समझते हैं कि ब्रिटेन के अंदर जो है एक जो रिपब्लिक सिस्टम नहीं है, ब्रिटेन के अंदर आप देखेंगे जो हेड है ऑफ द कंट्री वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है आज के टाइम पे भी, ठीक है। जो किंग थी उसकी, सॉरी जो क्वीन थी उसकी जो डेथ हो जाती है, अब किंग जो है आपको देखने को वहाँ पर देखने को मिलते हैं, हेड है। तो कहने का मतलब ये है, तो वहाँ पर जो भी ट्रेडिशनल अथॉरिटी की अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल अथॉरिटी हमेशा से आप देखेंगे ये वहाँ का कल्चर है और ये कल्चर का रिफ्लेक्शन आपको जो है पॉलिटिकल सिस्टम में देखने को मिलता है। इट मीन्स दैट ये बताती है सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये बताता है कि जो कल्चर है एक जगह का वो कल्चर जो है पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट करेगा, वो इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगा। मतलब इंटायर जितना भी पूरा का पूरा जो पैराडाइम है, इंटायर जो क्या कहते हैं खेल है वो क्या है, सोसाइटी का है। ये एक सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म इस पे फोकस करती है। आई होप ये आपको क्लियर है। अगेन मैं आपको कहूँगी नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम ये सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें फिर सोशियोलॉजी का भी रोल आ जाता है। सोशियोलॉजी अगर आप बात करें तो इंडिविजुअल किस तरीके से सोसाइटी में एक्ट करेगा वो डिपेंड करता है कि वो किस सोसाइटी में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप घर पे हैं, आप घर में फैमिली के साथ है, एक इंस्टीट्यूशन है, आप बाहर है, आप कॉलेज में है, आप एक अलग तरीके से एक्ट करेंगे। तो ये जिस तरीके से आप एक्ट करेंगे ये आपके कॉग्निटिव डायमेंशन पे डिपेंड करता है। इट मीन्स दैट कि हमें हमारा एक तरीके से आइडिया दिया गया है बचपन से कि हमें कहाँ पर किस तरीके से एक्ट करना है, ठीक है। हमारा जो इंडिविजुअल बिहेवियर है ये इंस्टीट्यूशन शेप करते हैं। आप अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं वहाँ पर कैसे फॉर्मल तरीके से एक्ट करते हैं, बिल्कुल शरीफ तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक ह्यूमन के माइंड में जो है एक कॉग्निटिव डायमेंशन है
जिसके अंदर सब स्क्रिप्ट जो है आपको याद है, आप किसी से मिलते हैं, अच्छे से ग्रीटिंग करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, ये आपको जो है ये सारी चीज़ें आपके माइंड में जो है ना एम्बेडेड है। तो कहने का मतलब ये है कि सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म ये कहता है कि इंडिविजुअल किस तरीके से एक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशंस पे, ना कि इंडिविजुअल पे। एक इंडिविजुअल जैसे मैं अगर कोई भी आप जैसे अपने घर पे रहते हैं वैसे आप स्कूल में नहीं रहते, जैसे आप स्कूल में रहते हैं वैसे आप कॉलेज में नहीं रहते, जैसे आप कॉलेज में रहते हैं वैसे आप अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं रहते। तो एक आप किस तरीके से एक्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा इंस्टीट्यूशन पे, ना कि इंडिविजुअल पे। आप बस उस इंस्टीट्यूशन की जो है एक ड्यूटी निभाने वाले हैं, चाहे आप टीचर की ड्यूटी निभाएं, चाहे आप स्टूडेंट की ड्यूटी निभाएं, आप चाहे एक घर पे अगर आप जो है एक सन या डॉटर की ड्यूटी निभाएं, जिसकी भी ड्यूटी आप निभाते हैं एक उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर। नॉट टॉकिंग अबाउट कि इंडिविजुअल के जो एक्शंस होते हैं स्ट्रेटेजिक या कैलकुलेटिव नहीं होते, ये सब किसका कहना है, सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनिज्म का। मतलब ये है कि अक्सर इंसान जो है ना बहुत सारे फैसले स्ट्रेटेजिक तरीके से नहीं लेता। मतलब बहुत सारे इंसान जो है ना चीज़ों को जो है प्रोस एंड कॉन्स को कैलकुलेट करके नहीं लेता। अक्सर वो फैसले ले लेता है, उसके बाद वो कहता है कि चलो ये फैसला सही था, ये मेरा सही फैसला है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स अपने आप में स्ट्रेटेजिक और कैलकुलेटिव नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अभी जैसे कि रीसेंट ट्रेंड्स अगर हम देखें लास्ट फ्यू डिकेड्स के अंदर, इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो एक डिकेड था उसमें ट्रेंड जो है आप देखेंगे क्या है, इंजीनियर्स का ट्रेंड है, इंजीनियर्स जो है बन रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं इंजीनियर बनो, और बच्चे जो है इंजीनियर बन जा रहे हैं। ठीक है, बच्चे अपने आप में जो है स्ट्रेटेजिक नहीं है, कैलकुलेटिव नहीं है कि वो अपने खुद का डिसीजन ले। पेरेंट्स ने कहा, पेरेंट्स भी एक इंस्टीट्यूशन है, तो उन्होंने ये भी फैसला ले लिया कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। एक अलग अलग ट्रेंड्स निकल कर आते हैं। ठीक है, वैसे अभी सिविल सर्विसेज का ट्रेंड है, तो सिविल सर्विसेज का लास्ट डिकेड से आप देखेंगे, लास्ट फ्यू डिकेड से तो अब जो है उसमें और ज़्यादा लोग जो है आने लग गए हैं। तो इंडिविजुअल्स अपने आप में, हम एक जनरल बात नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि मोस्टली इंडिविजुअल्स कैलकुलेटिव नहीं होते, उनके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो जो डिमांड करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं। डेफिनेटली इसको भी क्रिटिसिज्म मिला था, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म ने इसको क्रिटिसाइज भी किया था। ये जो है सबसे ज़्यादा फोकस जो है सिर्फ कल्चर पे कर रहा है और इंस्टीट्यूशंस पे कर रहा है, ना कि इंडिविजुअल पे कर रहा है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया हो। मैंने आपको अगेन बताया, ये तीनों का सिर्फ एक रिकैप था, डिटेल में हर एक अप्रोच के बारे में, चाहे वो रैशनल चॉइस हो, चाहे वो आप देख सकते हैं और सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म हो, उस सब के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। हम आ चुके हैं हमारे कंक्लूजन के ऊपर। तो इस चैप्टर में हमने क्या समझा मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमने पहले समझने की कोशिश की कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है। उसको समझने के लिए हमने इंस्टीट्यूशनलिज्म को समझना ज़रूरी समझा। इंस्टीट्यूशनलिज्म को समझने के लिए हमने इंस्टीट्यूशन को समझा। इंस्टीट्यूशन को समझने के बाद हमने समझा कि जो पहला ट्रेंड था इंस्टीट्यूशनलिज्म का वो कब से कब तक था, किस तरीके का था। उसके बाद हमने जो है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म को समझा। तो ये एक पूरी प्रोसेस थी जो हमने करी। उसके बाद हमने नए नए न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंदर डिफरेंट स्ट्रैंड्स को समझा, और हमने समझा कि किस तरीके से एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से डिफरेंट है। और ये सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस कर ली। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम इसी के साथ जो है आगे बढ़ेंगे और इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।